हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपी इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है कॉलिजन्स। कॉलिजन्स का पार्ट 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 की स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कॉलिजन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। देन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन को डिटेल में स्टडी किया था। तो आज की क्लास में सबसे पहले कंसीडर करते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन से हमारा मतलब हुआ कि हमारे पास में एक कोई स्ट्रेट लाइन है। सो हियर वी आर हैविंग द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे देर इज वन ऑब्जेक्ट विच हैज द मास m1 और इसकी कुछ वेलोसिटी है u1, ये ट्रैवल कर रहा है। देर इज अनदर ऑब्जेक्ट विच हैज मास 2 एंड इट्स वेलोसिटी इज u2। ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। इफ आई से द u1 इज ग्रेटर देन u2, तो हमें पता है अगर पिछले वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो थोड़ी देर बाद में वो जाके आगे वाले ऑब्जेक्ट को टक्कर मार देगा, उससे कोलाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलिजन हो गया। क्योंकि हम वन डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो आफ्टर द कॉलिजन जो ए ऑब्जेक्ट है वो इसी लाइन में v1 वेलोसिटी से मूव करेगा और जो b ऑब्जेक्ट है वो v2 वेलोसिटी से मूव करेगा इसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में। सो दिस इज द केस। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इनइलास्टिक कॉलिजन, इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक आइसोलेटेड एंड क्लोज्ड सिस्टम है तो इसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है दैट इज कंजर्व्ड। तो हम लीनियर मोमेंटम को बिफोर द कॉलिजन एंड आफ्टर द कॉलिजन इक्वेट करते हैं। बिफोर द कॉलिजन जो लीनियर मोमेंटम है, बिफोर कॉलिजन द लीनियर मोमेंटम इज m1 u1 प्लस m2 u2 एंड आफ्टर द कॉलिजन the linear momentum is, after collision the linear momentum is m1 v1 plus m2 v2. So this is the linear momentum. From the law of conservation of linear momentum ये दोनों conserved रहेंगे तो we can simply write m1 u1 plus m2 v2 and this should be equal to m1 v1 plus m2 v2. So this is the inelastic collision इन वन डायमेंशन। अब इसी में हम एक केस लेते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन का, कि अगर यहाँ पे जो भी कॉलिजन हो रहा है दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक से हमारा मतलब होता है कि आफ्टर द कॉलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, देन दे मूव विथ सम वेलोसिटी v। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। अगेन हमारे पास में वन डायमेंशन है, इसका मतलब वी विल बी हैविंग अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पे एक ऑब्जेक्ट है, मास m1 वेलोसिटी u1। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है दैट इज मास m2 एंड वेलोसिटी u2। या फिर हम कह देते हैं कि इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ये अभी रेस्ट की कंडीशन में है। रेस्ट है इसका मतलब हम u2 को 0 मान लेते हैं। आफ्टर द कॉलिजन अब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद ये दोनों कंबाइन हो गए एंड आफ्टर कंबाइनिंग दे आर मूविंग विथ सम वेलोसिटी कैपिटल V। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द कैपिटल V वेलोसिटी कि आफ्टर कॉलिजन इनकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप देखिए फिर से, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड बट द टोटल लीनियर मोमेंटम इज स्टिल कंजर्व्ड हियर। तो हम यहाँ पे फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम इसको लिखेंगे from the law of conservation of linear momentum। जो भी हमारा बिफोर कॉलिजन लीनियर मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। इनको दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट करने पर बिफोर कॉलिजन द लीनियर मोमेंटम इज m1 u1 प्लस m2 u2। क्योंकि हमने u2 को 0 लिया है तो हमारा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो हम इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। वी हैव ओनली m1 u1 बिफोर द कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन इट विल बी m1 प्लस m2 इनटू वेलोसिटी v। अगर यहां से मुझे वेलोसिटी v चाहिए तो दिस विल बी गिवन बाय m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस
m2. So this will be the velocity after the collision in a perfectly inelastic collision. ये हमारे पास में velocity आ जाएगी. अब क्योंकि हमने कहा ये इनइलास्टिक कॉलिजन है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे कंजर्व्ड है नहीं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस तो हुआ ही होगा. बिफोर कॉलिजन कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन आफ्टर द कॉलिजन वो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, कंजर्व्ड नहीं है. तो नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, दैट वी आर गोइंग टू सी. तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं loss in kinetic energy. Before collision kinetic energy कितनी है 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 u2 स्क्वायर. u2 की वैल्यू 0 है इसलिए वो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं. तो ये हमारे पास में आ गई इक्वेशन नंबर 1 बिफोर द कॉलिजन. अगर हम आफ्टर कॉलिजन की बात करें तो आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2. अब मास दोनों का कंबाइन हो गया है फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन एंड द वेलोसिटी हैज बिकम कैपिटल V. इफ आई नीड टू फाइंड आउट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब पहले जो एनर्जी थी उसमें से मैं बाद में जो भी काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर द कॉलिजन उसको माइनस करूंगी तो मुझे जो भी चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में वो पता कर पाऊंगी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा, दिस विल बी E1 माइनस E2. E1 कौन सा है बिफोर द कॉलिजन, E2 कौन सा है आफ्टर द कॉलिजन. दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं हम. वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल बिकम 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2. नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल V. कैपिटल V हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. दिस इज m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. सो वी विल बी राइटिंग m1 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और इसका हमें स्क्वायर करना है. सो दिस इज द टर्म जो हम लोगों को यहाँ पे मिली है. अब इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं. आगे सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2. अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे ये क्या आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर. ये जो होल स्क्वायर है ये इस वाले m1 प्लस m2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू कितनी बच गई, वैल्यू हमें मिल गई 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय 2. हमें एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएं. तो एलसीएम हम साइड में ले लेते हैं. हियर वी विल बी टेकिंग द एलसीएम. एलसीएम लेने पे ये क्या आएगा, डेल्टा के विल बी इक्वल टू इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दिस विल बिकम m1 प्लस m2 m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 m1 प्लस m2. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. फर्दर वी आर सॉल्विंग इट तो ये हो जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 m1 प्लस m2. यहाँ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर को हम कैंसिल कर देते हैं तो हमें जो डेल्टा k मिला दैट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन एन परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन. तो वो आ जाएगा m1 m2 u1 स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय 2. सो दिस इज द आंसर जो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा. एक पॉजिटिव वैल्यू आई है काइनेटिक एनर्जी की, इसका मतलब देयर इज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर द कॉलिजन एंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस और यू कैन से द ऑब्लिक कॉलिजन.
टू डायमेंशंस में सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे, उसके बाद में टू डायमेंशंस में इन इलास्टिक कोलिजन को पढ़ेंगे। तो हमारे पास में यहाँ क्या लिखा है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। व्हेन टू बॉडीज ट्रेवलिंग इनिशियली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन कोलाइड without loss of kinetic energy and move along different directions in a plane after collision, the collision is said to be elastic collision in 2D। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी कॉलिजन्स होते हैं वो टू डायमेंशंस में ही होते हैं, और जो भी कॉलिजन हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं दे आर इन इलास्टिक इन नेचर। यहाँ पे हम इलास्टिक कॉलिजन की बात कर रहे हैं, दैट इज पॉसिबल एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो इसलिए इसको हम अच्छे से यहाँ पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1 और ये किसी वेलोसिटी u1 से ट्रैवल कर रहा है। नाउ वी हैव अनदर ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 है और ये किसी वेलोसिटी u2 से ट्रैवल कर रहा है। या फिर हम इसको एक बार रेस्ट पे ले लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम इस m2 को रेस्ट पे रख रहे हैं, तो इसका जो u2 है दैट इज 0। अगर u1 चलता जा रहा है, स्ट्रेट लाइन का केस है, तो ये जाके इससे टकराएगा स्ट्रेट लाइन में, तो मतलब टकराना पॉसिबल ही है यहाँ पे। आफ्टर द कॉलिजन, यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर द कॉलिजन जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये कुछ इस तरीके से इधर जाएगा। हम इसे m1 ले लेते हैं और किस वेलोसिटी से जा रहा है, v1 वेलोसिटी से। जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ आया है, m2 is the mass and v2 is the velocity। अगर हम इनके एंगल्स को यहाँ पे देखें तो जो m1 यहाँ एंगल बना रहा है दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड दिस इज नॉन एज एंगल ऑफ, एक सेकेंड, दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, दिस इज एंगल ऑफ रिकॉइल। तो हमें जब भी कोई इलास्टिक कॉलिजन होगा टू डायमेंशंस में, तो हमें इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, आके उसने उसको टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद में एक ऑब्जेक्ट उधर चला गया एंगल थीटा पे और दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे आ गया फाई एंगल पे। जो थीटा एंगल है दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, and the phi angle is known as angle of recoil। Now let's find out कि यहाँ पे क्या क्या होगा। Since it is an elastic collision, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी और इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो पहले एक बार काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करवाते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिफोर द कॉलिजन जो भी काइनेटिक एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन वी हैव द काइनेटिक एनर्जी एज हाफ m1 u1 स्क्वायर, और क्योंकि u2 को हमने 0 ले रखा है कि हाँ हमने उसको रेस्ट में रखा, उसको हम मोशन में भी रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हमने रेस्ट में कंसीडर कर रखा है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, या अगर मोशन में रखते हो तो मोशन में रखते हो तो u2 को 0 मत लो, तो हम उस वाले केस में m1 m2 u2 स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस शुड बी इक्वल टू, तो फिर हम यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u2 को 0 नहीं लेते हैं, ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u2 वेलोसिटी, it has some u2 velocity। ठीक है, आफ्टर द कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। यहाँ 1/2 को हम दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करने पे हमें मिल जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हमें यहाँ पे पहली इक्वेशन मिल गई। नाउ लेट्स अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिंस इट इज एन आइसोलेटेड एंड क्लोज सिस्टम, और इलास्टिक जो भी मतलब जितने भी कॉलिजन होते हैं, चाहे इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम तो वहां कंजर्व रहता ही है। तो हम यहाँ पे अब लॉ लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ, फ्रॉम दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
बिफोर द कॉलिजन हमारे पास में लीनियर मोमेंटम कितना है, m1 प्लस u1, m1 u1 प्लस m2 u2। अब आफ्टर द कॉलिजन हमारे पास में लीनियर मोमेंटम कितना है, तो अब देखो आफ्टर कॉलिजन में हमें एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम देखना होगा और एक बार हमें वाई एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम देखना होगा। तो हम एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम देखते हैं। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे लीनियर मोमेंटम देखेंगे तो दिस इज द एंगल थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा m1 v1 cos थीटा, और m2 के लिए क्या मिलेगा, m2 v2 cos फाई। अगर y एक्सिस को देखें तो y वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा m1 v1 sin थीटा, एंड हियर द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी माइनस m2 v2 sin फाई। तो हमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अलोंग अलग अलग इसके लीनियर मोमेंटम को लिखना होगा। तो पहले हम यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग लिख रहे हैं, देन द लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 sin थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब हम y एक्सिस के अलोंग देखते हैं, तो y एक्सिस के अलोंग हमें मिलेगा अलोंग द y एक्सिस। y एक्सिस में आप देखो इस बिफोर द कॉलिजन तो कुछ है नहीं लीनियर मोमेंटम, तो बिफोर कॉलिजन 0 हो जाएगा, एंड आफ्टर कॉलिजन इट विल बी m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई, एंड हियर ऑल्सो वी हैव sin फाई। इसका ध्यान रखना, थीटा एंड फाई का मैं इधर डायग्राम में दिखा दूं, ये नीचे वाला माइनस m2 v2 sin फाई, ऊपर वाला m1 v1 sin थीटा। नीचे क्योंकि नेगेटिव साइन है इसलिए हमने माइनस किया है। इधर हमारे पास में ये दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है इसलिए एक्स एक्सिस में दोनों को ऐड किया था। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हम लोगों को 3 इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब जब हमें 3 इक्वेशंस मिल रही है बट वी कैन क्लियरली सी हियर वी हैव द 4 वेरिएबल्स, तो जब 3 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल्स है तो उन इक्वेशन से उन वेरिएबल्स को निकालना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली पहले किसी एक वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं, फिर थ्योरेटिकली हम बाकी के 3 को इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके पता कर लेते हैं। सो दिस वाज अबाउट द इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। अब हम इन इलास्टिक कॉलिजन पे चलते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस। नाउ हियर व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास में कोई भी एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है एंड इट इज गोइंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1। अब ये यहाँ पे जाके किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा जिसका मास m2 है और वेलोसिटी इसकी आप 0 भी ले सकते हैं या फिर ना भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने के बाद में m1 मास इधर गया विद वेलोसिटी v1 और जो m2 मास है वो यहाँ पे गया विद वेलोसिटी v2। अगेन देयर इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा एंड एंगल ऑफ रिकॉइल फाई, ये हमको 2 एंगल मिल गए। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इन इलास्टिक कॉलिजन, तो इन इलास्टिक कॉलिजन में तो लीनियर मोमेंटम को हमें कंजर्व करवाना पड़ेगा, तो देयर विल बी लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व्ड नहीं रहेगी। तो लीनियर मोमेंटम में क्या इक्वेशंस बनेगी, अगर हम पहली इक्वेशन बनाएं तो फर्स्ट इक्वेशन बनती है हमारे पास m1 u1 प्लस m2 u2 एंड दिस इज इक्वल टू, हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं अभी, तो एक्स एक्सिस पे ये हो जाएगा m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos फाई। अगेन हमने वही किया है, इसका एक x कंपोनेंट लिया है, इधर हमने वर्टिकल कंपोनेंट, नीचे हमने m2 का वर्टिकल कंपोनेंट लिया, तो सॉरी v2 का हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v1 और v2 के प्लस x एक्सिस पे है। v1 का वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव y एक्सिस पे है, v2 का वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ पे है, नेगेटिव y एक्सिस पे है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड देन वी हैव द इक्वेशन फॉर द y एक्सिस ऑल्सो,
वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, दिस विल बी, अच्छा वाई एक्सिस में हमारे बिफोर कॉलिजन तो कुछ है नहीं, दिस इज द मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड दिस इज मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन. बिफोर कॉलिजन द मोमेंटम इज 0, आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा ये, दिस विल बिकम m1v1 sin थीटा माइनस m2v2 sin पाई. So these are the two equations जो हमको मिलती है इन इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशंस में. तो इस तरीके से हम 1 डायमेंशन में इलास्टिक कॉलिजन इन इलास्टिक कॉलिजन को कंसीडर कर सकते हैं. हम इन इलास्टिक कॉलिजन को 1 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉलिजन्स पे बेस्ड. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच.